हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल साथियों, जैसा कि आपको पता है मॉडल पेपर नंबर 4 आपके बीच लेकर हाजिर हूँ। 3 मॉडल पेपर इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं साथियों। लगातार रूप से कम 20 पेपर जो अपन ये पढ़ने वाले हैं, और निश्चित रूप से गारंटी देता हूँ कि जो प्रश्न आने वाले हैं CET 10+2 के लिए, वे 100% यहीं से आने वाले हैं। बिल्कुल यहीं से आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। यह विश्वास मानना, वादा मानना, और यहाँ से 100% आपको एग्जाम में प्रश्न जो है डायरेक्ट रूप से देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लगातार रूप से इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी को जांचें कि आप किस स्टैंड पे खड़े हो। तो अब अपन शुरू करते हैं सेशन को। बिल्कुल, तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। बिल्कुल पहला प्रश्न ये रहा आपके बीच में। पहला प्रश्न कह रहा है कि सुमेलित कीजिए पुरातत्व का पुष्कर, भूकंप के साक्ष्य, अपोलो का चित्र, शंख लिपि, और ये सामने आपके 4 ऑप्शन दे रखे, आपको सुमेलित कर। बिल्कुल देखो साथियों, ऑप्शन ए कह रहा है 1 2 3 4, यानी कि एक बात तो यहाँ से कन्फर्म है साथियों। जब भी बात पूछी जाए आपसे कि पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो वह गणेश्वर सभ्यता स्थल को कहा जाता है साथियों। किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर को कहा जाता है। गणेश्वर अर्थात साथियों गणेश्वर कहाँ पर पड़ता है? गणेश्वर सभ्यता स्थल सीकर में पड़ता है। और यहाँ से साथियों यहाँ से मछली पकड़ने के कांटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से साथियों ज़्यादातर ताम्र उपकरण के जो साक्ष्य 90% जो उपकरण है वो आपके ताम्र उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए। साथियों भूकंप के साक्ष्य की बात करें तो भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भूकंप के साक्ष्य साथियों कालीबंगा से प्राप्त हुए। कौन सी बंगा से? कालीबंगा से आपके भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अपोलो का चित्र साथियों कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अपोलो का चित्र साथियों आहड़ से प्राप्त हुआ। और शंख लिपि आपके कहाँ से प्राप्त हुई? बेराट से। अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो है आपका, ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम राइट और सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न साथियों आपके बीच में हाजिर हो चुका है। क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न साथियों? क्या कह रहा है कि बनासियन बुल किस सभ्यता से संबंधित है? बनासियन बुल आहड़ सभ्यता के, कालीबंगा, गणेश्वर या सोंती सभ्यता? तो आपको पता होना चाहिए साथियों बनासियन बुल। तो बनासियन बुल तो कहाँ से प्राप्त हुए? आहड़ से साथियों। आहड़ ऑप्शन ए। आहड़ तो कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में एक लिंग जी, याद है आपको? बिल्कुल साथियों उदयपुर में आपके क्या पड़ता है? आहड़ सभ्यता स्थल। और आहड़ यानी ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट तीसरा प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि निम्न में से कौन सा विकल्प बालातल सभ्यता से संबंधित नहीं है? बालातल साथियों, बालातल के उत्खनन में हड़प्पा संस्कृति के समान मृत भांड पाए गए हैं। बालातल के उत्खनन में हड़प्पा संस्कृति के समान मृत भांड प्राप्त हुए। बालातल से तांबे के औजार भी मिले, जिनसे गंडासे, चाकू, उस्तरे एवं चूलदार बाणों के अग्रभाग मुख्य आदि है। यहाँ से मिट्टी की बनी हुई सांड की आकृतियाँ भी प्राप्त हुई। यहाँ से प्राप्त ताम्र वस्तुओं में 90% की ऐसा तांबा है। तो आपसे पूछा जा रहा है बालाथल सभ्यता के बारे में, तो आप निश्चित रूप से जानते हैं साथियों यहाँ से जो भी प्राप्त वस्तुएं उनमें लगभग 90% जो है किसके हैं? 90% साथियों तांबे के क्या है? उपकरण है। ये आपके इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि लगभग 90% जो तांबे के उपकरण साथियों वो कहाँ से प्राप्त हुए? ये तो गणेश्वर से प्राप्त हुए। कौन से वर्ष से साथियों? गणेश्वर सभ्यता से 90% तांबे के उपकरण प्राप्त हुए थे। बालाथल से ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए साथियों ऑप्शन डी जो है आपके इससे संबंधित है नहीं है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? बाहुक के काल में, हरिश्चंद्र के काल में, वत्सराज के काल में, भोज के काल में? तो साथियों निश्चित रूप से आपको पता है कि वत्सराज, बिल्कुल वत्सराज, प्रतिहार साथियों, प्रतिहार राजा वत्सराज के काल में किसका निर्माण हुआ था? महावीर स्वामी। ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण हुआ। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने राजस्थान के किस क्षेत्र की यात्रा की? ह्वेनसांग साथियों, ह्वेनसांग साथियों याद है? ह्वेनसांग यानी कि हर्षवर्धन के काल में आया भारत। हर्षवर्धन के काल में भारत आया साथियों। हर्षवर्धन के काल में हर्षकालीन जानकारी जो है ह्वेनसांग देता है, अच्छे से आप जानते होंगे। और ह्वेनसांग की बात करें तो ह्वेनसांग कहाँ पर आया था? बेराट साथियों। बेराट जयपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बेराट जयपुर में पड़ता है। और यहाँ से साथियों भाबरू शिलालेख के क्या प्राप्त हुए? साक्ष्य प्राप्त हुए। और भाबरू शिलालेख साथियों अशोक के बौद्ध होने के प्रबल प्रमाण अपने को उपलब्ध करवाता है। अर्थात साथियों ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या गजब का प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रतिहार वंश के शिलालेखों में राजकीय पदाधिकारियों का किस नाम से उल्लेख किया गया है? यानी राजकीय जो पदाधिकारी है वह अग्रहार, राजपुरुष या जयोदस्ता या उपस्थ किस नाम से जाने जाते थे? तो निश्चित रूप से साथियों राजपुरुष के नाम से जाने जाते थे। यानी राजकीय पदाधिकारियों की बात हो रही है तो राजपुरुष, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि बताओ किस प्रतिहार शासक ने
मंडोर से राजधानी बदलकर मेड़ता हस्तांतरित कर ली। नागभट्ट प्रथम ने, भोज ने, वत्सराज ने, देवराज ने। तो ये बात भी आप अच्छे से जानते होंगे साथियों। नागभट्ट जो प्रथम था, ये नागभट्ट प्रथम जो है ये आपके क्या कर लेता है साथियों, ये अपनी राजधानी हस्तांतरित करते हुए यानी मंडोर से राजधानी जो है बदलकर कहाँ पर कर ली, मेड़ता कर ली। अर्थात साथियों ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि मिहिर भोज जो है किस वंश का था, यानी मिहिर भोज जो है भोज किस वंश से संबंधित था। यह घेड़बाल वंश से, परमार वंश से, चौहान वंश से, गुर्जर प्रतिहार वंश से। तो साथियों निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि ये तो गुर्जर प्रतिहार वंश था। ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों प्रजामंडल आंदोलन के समय सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो सेवा संघ साथियों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जयपुर में बात करें तो सेवा संघ आप अच्छे से जानते होंगे साथियों। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में आपकी सेवा संघ की क्या की गई, स्थापना की गई थी। यानी कि वागड़ क्षेत्र की बात करें साथियों, वागड़ क्षेत्र में आपकी सेवा संघ की स्थापना की गई है, वो भी वागड़ क्षेत्र में भी स्पेशली पूछे तो डूंगरपुर में। ओके नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ साथियों। मत्स्य संघ साथियों एकीकरण का प्रथम चरण है, बिल्कुल ध्यान रखना, एकीकरण का प्रथम चरण, एकीकरण का प्रथम चरण साथियों। ये प्रथम चरण तो आपके मत्स्य संघ है। एकीकरण तो कितने चरणों में हुआ साथियों, 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। यह प्रश्न जो है आपके कहाँ पर पूछा गया था साथियों, आपके फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट यानी कि वन रक्षक और वनपाल में दोनों में ये प्रश्न आपको पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इजी प्रश्न था वैसे तो लेकिन आपको उत्तर बताना साथियों मत्स्य संघ का निर्माण जो है कब हुआ था। तो बिल्कुल आप अच्छे से जानते हो 18 मार्च 1948 को ABCD यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतें इसमें शामिल हुई थी। बिल्कुल अच्छे से पता होगा ना। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, क्या कह रहा है कि राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे माना जाता है। जयनारायण व्यास को, पंडित जाबरमल शर्मा को, गौरीशंकर उपाध्याय को, कर्पूर चंद्र कोलिस को। तो आप निश्चित रूप से जानते हो साथियों राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे माना जाता है। तो पत्रकारिता का भीष्म पितामह तो साथियों बिल्कुल साथियों आपके पंडित जाबरमल शर्मा को जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित आपके निम्न में से कौन सा या कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अमरचंद बांठिया बीकानेर, जमनालाल बजाज सीकर, शोभाराम कुमाऊत अलवर, जुगल किशोर चतुर्वेदी धौलपुर, हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा युग्म जो है साथियों सुमेलित है। बताओ देखिए कौन सा सुमेलित है का पूछा जा रहा है। अमरचंद बांठिया बीकानेर का बताया जा रहा है। अमरचंद बांठिया बिल्कुल साथियों कहाँ का था, बीकानेर का ही था। और ये साथियों ग्वालियर का क्या था, ग्वालियर का सेठ था। और आपको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की क्या की थी, आर्थिक सहायता की थी तांत्या टोपे की, इसीलिए इन्हें क्या कर दी गई, फांसी की सजा सुना दी गई। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान का 1857 की क्रांति का मंगल पांडे। तो मंगल पांडे तो कौन था साथियों, ये अमरचंद बांठिया था। साथियों जमना लाल बजाज कहाँ से संबंध रखते हैं साथियों। तो जमना लाल बजाज आपको पता है ये सीकर से संबंध रखते हैं, बिल्कुल सही है। शोभाराम कुमाऊत की बात करें साथियों ये अलवर से संबंध रखते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन हरिभाऊ उपाध्याय और धौलपुर वाले के अजमेर की इनकी बात करें तो ये आपकी सुमेलित कथन है नहीं है साथियों। ये आपके दोनों कथन सुमेलित नहीं है, इसलिए साथियों 1, 2, 3 सही है, यानी कि ऑप्शन ए था एकदम सही और सटीक आंसर हो जाए। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या कह रहा है, ये 4 संप्रदाय दे रखे साथियों, अलक्य संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय और प्रवर्तक व स्थान सुमेलित करना है साथियों। सीधी बात बताएं तो यहाँ विष्णोई संप्रदाय की जब भी बात आए तो आप जाम्बो जी जानते हो, अर्थात 2 में 4 आएगा, 2 में 4 साथियों एक ही ऑप्शन में सी आपका सही और सुमेलित यहाँ पे दिख गया आपको। अर्थात अलक्य संप्रदाय तो लालगिरी जी हो जाएगा साथियों। सुखनिया चूरू में इनका क्या जन्म हुआ था, लेकिन अलक्य संप्रदाय की प्रधान पीठ साथियों बीकानेर में है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखना। और प्रणामी संप्रदाय के साथियों आपसे पूछा जाए प्रवर्तक कौन है, तो प्राणनाथ जी पन्ना व जयपुर, पन्ना मध्य प्रदेश व आपके आदर्श नगर जयपुर में इनकी क्या प्रधान पीठ है। बिल्कुल साथियों बिल्कुल आप अच्छे से जान रहे होंगे। और साथियों लालदासी संप्रदाय की बात करें तो लालदास जी जो है इसके प्रवर्तक है, अलवर के थे, दुलीदू अलवर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था साथियों। बिल्कुल यहाँ पर आपके इनकी क्या है प्रधान पीठ भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका क्या होने वाला साथियों, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन से लोक देवता जाने जाते हैं। क्या गोगा जी, क्या कल्ला जी, क्या तेजा जी, क्या मामादेव। साथियों मामादेव जिन्हें भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है बरसात के लोक देवता कहलाते हैं। तेजा जी आप जानते हो साथियों धोड़िया गोत्र के जाट है, जिनका जन्म विक्रमी संवत 1130 को माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन खड़नाल नागौर में आपको क्या हुआ साथियों, ताहड़ जी धोड़िया व माता राम कौरी के घर पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जिनका प्रमुख धार्मिक मेला तो साथियों खड़नाल में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को लगता है,
जबकि साथियों परबतसर नागौर में तेजा जी का क्या बढ़ता है, पशु मेला बढ़ता है, ये बात भी आप जानते हो। लेकिन 4 हाथों वाले लोक देवता साथियों कल्लाजी राठौड़ है। याद होगा साथियों आपको चित्तौड़ का तीसरा साका, वो 1568 की बात याद होगी, फरवरी 1568 में, जिस समय साथियों अकबर यहाँ पर क्या करता है, आक्रमण करता है और इस अकबर के खिलाफ लड़ते हुए जयमल, फत्ता और आपके कल्ला राठौड़ साथियों क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जयमल जब राठौड़ जो है आपके घायल हो गया साथियों जयमल मेड़तिया, उस घायल जयमल मेड़तिया को कल्ला राठौड़ अपने कंधों पर उठाकर युद्ध करता है। इसलिए 4 हाथों में 4 तलवार, इसलिए 4 हाथों वाले लोक देवता। और राजस्थान के सबसे महंगे लोक देवता भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनके केसर व अफीम के साथियों आदिवासी लोग क्या लगाते हैं, भोगे लगाते हैं। ऑप्शन सी थारो एकदम सही और सटीक आंसर हो जासी। ये लो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, क्या कह रहा है कि तीर्थ यात्रा की सफलता है तो राजस्थान में किस लोक देवी की पूजा की जाती है। साथियों जब कभी भी गांव में कोई डोकरा सल्ट जाता है ना, तो डोकरा सल्टने के बाद आपको पता है हरिद्वार लेकर जाते हैं उसको, तो हरिद्वार लेकर जाते हैं, उसमें महिलाएं आपके गांव के बाहर एक खेजड़ी वृक्ष के नीचे जाती है और पानी डालकर आती है, चरी में, भांडा में, घड़ा में, जणोदे, तो वह आपकी पथवारी माता से, तो कौन सी माता है, पथवारी। अर्थात तीर्थ यात्रा की शुभकामनाएं तो कौन सी देवी की पूजा की जाती है, तो ये पथवारी माता की पूजा की जाती है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ किस क्षेत्र से माना जाता है, तो जोधपुर से, बीकानेर से, सिरोही से या जैसलमेर से। तो रम्मत की तो आप अच्छे से जानते हो, बिल्कुल साथियों जैसलमेर जो है, जैसलमेर रम्मत का आपके प्रारंभ क्षेत्र माना जाता है। लेकिन रम्मत के लिए साथियों रम्मत में पाटा अखाड़ा की जो देन है ये आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। एडा है आपके यहाँ बीकानेर में साथियों भैरू नाइक चौक की जो रम्मत है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप अच्छे से जानते होंगे। तो ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, एक और बहुत प्यारा प्रश्न है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है ना। धनोत माता साथियों, धनोत कह दो या धनोपे कह दो, धनोपे भी लिख जाता है, तो धनोप कह दो, धनोत कह दो, एक बार धनोप माता मंदिर भीलवाड़ा में। साथियों इसी धनोप माता मंदिर का निर्माण आपको याद होगा डूंगर जी और जवार जी शेखावाटी के प्रमुख लोक देवता के रूप में जिन्हें जाना जाता है। डूंगर जी व जवार जी ने आपके हाँ साथियों कि कौन सी भरतपुर जेल और नसीराबाद छावनी के लूटने से जो धन प्राप्त हुआ, उस धन से धनोप माता मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि भीलवाड़ा में है। सोनाणा खेतलाजी मेला साथियों, सोनाणा खेतलाजी मेला की बात करें तो यह मेला भी साथियों कहाँ पर लगता है, सोनाणा पाली में लगता है। बिल्कुल साथियों मात्र कुंडिया प्रतापगढ़ में है क्या, नहीं है साथियों। मात्र कुंडिया जिन्हें मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, जिला चित्तौड़ में पड़ता है साथियों। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब है गढ़ैया, अर्थात साथियों दुर्गों के सिरमौर चित्तौड़गढ़ में मात्र कुंडिया पड़ता है। याद होगा मात्र कुंडिया परशुराम जी, अच्छे से याद होगा साथियों। गौर मेला तो साथियों सिरोही में लगता है साथियों, बिल्कुल ग्रासियों का ये मेला है, ये मिनखारो मेड़ो इन्हें अपा किया करा, तो गौर मेला। वैसे साथियों गौर की सवारी पूछा जाए, गणगौर की सवारी पूछी जाए तो जिला जयपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन सी जो है आपके एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। पगलिया से अभिप्राय है, हैं पगलिया, पगलिया जानते हो ना, अरे पगलिया रामदेव जी की साथियों पगलिया की पूजा की जाती है ना। बिल्कुल आप देखना रामदेव जी के मंदिर में साथियों पगलियों की पूजा की जाती है, पद चिन्हों की पूजा की जाती है, अच्छे से पता होगा है। तो ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन है और विक्रमी संवत 1405 या कई जगह 1409 भी लिखा होता है। उस दिन बाबा रामदेव का साथियों क्या हुआ था, आपके अवतरण हुआ था। बिल्कुल आप अच्छे से जानते होंगे। राम सा पीर हैं खम्मा खम्मा ओ मारे रूणी चेरा धनिया जमाल जी रकम रामा नैना देरा लाल मारा नेतलरा बरतार हेलो सुनो नी रामा पीर, सुना है ना साथियों। उनके पद चिन्हों की पूजा की जाती है और रामदेव जी के पद चिन्हों को जिस स्थान पर रखा जाता है, दीवार में जो छोटे स्थान होता है उसे ताक या आलिया के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, आलिया के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, तैमूर की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में राजस्थान के किस दुर्ग की भारत की सबसे मजबूत दुर्ग के रूप में व्याख्या की गई है। तो साथियों तैमूर लंग भारत में आया था लगभग 1398-99 की मैं चर्चा करूं तो 1398-99 में साथियों आया था और इस समय आपके राजस्थान के जिस दुर्ग पर आक्रमण किया वो हनुमानगढ़ का एक किला है। और साथियों ऐसा कहा जाता है कि तुजुक ए तैमूरी में तैमूर लंग यहाँ तक लिखता है कि जिस समय मैंने आक्रमण किया उस समय राजपुताना में साथियों मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया, यानी मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण जहां से प्राप्त होते हैं वह तो साथियों कौन सा नेर है, वह तो भट्टनेर है। अर्थात साथियों भट्टनेर का किला हनुमानगढ़ में पड़ता है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली शैलियाँ मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आते हैं। साथियों 4 स्कूल है मोटा मोटी रूप से, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, जानो आड़ोती, ये 4 प्रमुख रूप से चित्रशैलियों की स्कूल है और इनमें मारवाड़ शैली के अंतर्गत जो आती है, यानी कौन सी शैली जो है मारवाड़ के अधीन आती है, चावंड, किशनगढ़, सिरोही या अजमेर।
तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखो चावंड की बात करें, चावंड साथियों मेवाड़ स्कूल का अधीन हो जाएगा, बिल्कुल चावंड मेवाड़ के अधीन हो जाएगा। सिरोही की बात करें तो ये आपके हाड़ौती की साइड चला जाएगा। अब देखो बच गया कौन सा साथियों, किशनगढ़ और अजमेर। इन दोनों में से बात करें साथियों जो अंतर्गत आते हैं, ये देखो यहाँ तो आपकी बात करें, हाँ यहाँ से बात करें साथियों कौन कौन सा आ जाता है, तो आपके सामने देखो 2 3, अगर सीधा साथियों 2 और 3 ऑप्शन होता तो ठीक अपन कवर कर लेते, लेकिन साथियों 2 3 4 आ रहा है। हाँ केवल एक है, केवल एक भी नहीं हो सकता, केवल एक तो नहीं हो सकता, लेकिन देखो साथियों 2 3 और 4, यानी कि 2 3 और 4। अजमेर की सिरोही भी साथियों ढूंढाड़ में नहीं आकर, हाड़ौती में नहीं आकर किस में आती है, सिरोही साथियों उस पाली के टच में है, तो इसलिए आपके सिरोही को भी कवर करता है कौन, मारेवाड़े। अर्थात 2 3 4 साथियों ऑप्शन जो है आपका सही और सटीक उत्तर है होने वाला है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन बी जो है आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न साथियों आपके बीच में आया है कि बादला क्या है। साथियों बादला की बात करें तो बादला क्या होता है, जिंक से निर्मित बोतल, पानी की बोतल, हथकरघा उद्योग की कार्यप्रणाली, सीमेंट उद्योग से संबंधित कच्चा माल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप अच्छे से जानते होंगे साथियों, जिंक से निर्मित जो पानी की बोतलें हैं वह आपको क्या कहलाते हैं, बादला। और बादला के लिए साथियों जिला जोधपुर जो है आपको क्या है, बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है। जिला जोधपुर यानी कि मारवाड़ में बादला बहुत प्रसिद्ध रहा है साथियों। बिल्कुल नेक्स्ट आप जानते होंगे, ये रहा राजस्थान में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला प्रथम राज्य की बात करें तो समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला जो राज्य था साथियों, बिल्कुल आप अच्छे से जानते होंगे, ये आपकी जयपुर था। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक। जयपुर के बाद जोधपुर भी इस प्रथा को क्या कर देता है साथियों, पाबंद कर देता है। राजस्थान की अंतिम सती 1987 यानी 1987 में देवराला गांव सिक्कर, हाँ आपको जानता होंगे, रूप कंवर को आप अच्छे से जानते होंगे साथियों, जिनके पति का नाम माल सिंह या कई जगह मोहन सिंह लिखा मिल जाता है, वे आपके राजस्थान की अंतिम सती थी। और उसके बाद साथियों 1987 के बाद 1988 के बाद में राजस्थान में सती निवारण एक्ट आ चुका है। उसके बाद कोई सती नहीं हो सकती, अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट करता है तो वह आपके मर्डर अटेम्प्ट माना जाएगा, और मर्डर अटेम्प्ट के तहत आपको 3 साल तक की सजा जो है गवर्नमेंट आपको दे सकती है। यानी अब आपको क्या मिल सकती है साथियों, ना आपको जीने दिया जाएगा ना आपको मरने दिया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत सरकार आपको फंसा सकती है। समझ रहे हो ना, अरे समझ रहे हो ना अच्छे से, बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत असत्य है। आदिवासी पुरुषों को घुटनों तक की धोती को कछाबू कहा जाता है। आदिवासी पुरुषों की धोती को साथियों क्या कहा जाता है, कछाबू कहा जाता है क्या, अरे बताओ देखिए कछाबू कहा जाता है क्या। अरे अच्छे से समझ रहे होंगे साथियों, पहला ही गलत हो जाएगा। जो आदिवासियों की घुटनों तक लंबी जो तंग धोती है साथियों, उसे क्या कहा जाता है, अरे उसे खोइतू कहा जाता है साथियों, उसे क्या कहा जाता है, खोइतू कहा जाता है। हाँ आप अच्छे से जानते होंगे। कछाबू की बात करें साथियों, कछाबू है, अरे आदिवासियों से तंग जो धोती होती है उसे ढेपाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ढेपाड़ा कहा जाता है, ढेपाड़ा कहा जाता है, ढेपाड़ा। जबकि साथियों कच्छाबू तो महिलाओं का जो तंग घाघरा होता है, आदिवासी महिलाओं का तंग घाघरा, उसे साथियों कच्छाबू कहा जाता है, जो घुटनों तक लंबा होता है। हाँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे साथियों। नेक्स्ट है कि मारवाड़ की स्त्रियों की लाल रंग की ओढ़नी दामनी कहलाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र बुगतरी कहलाता है, और शहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा जो खपटा कहलाता है। अर्थात साथियों ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाने वाली बोली कौन सी। साथियों भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बारे में पूछा जा रहा है, तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ साथियों यहाँ बताओ कौन सी बोली होगी। जब भी बात आए चित्तौड़गढ़ की और मेवाड़ की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, और बात मेवाड़ की आई है तो बोली भी साथियों कौन सी, मेवाड़ी बोली जाएगी। अर्थात ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, क्या कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। साथियों मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। डिंगल का साहित्य चारण कवियों ने लिखा। डिंगल भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। ढोला मारू रदुआ और संगत रासो डिंगल भाषा में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है। तो साथियों यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना, सौर सैनी अपभ्रंश, ये बात जो है डिंगल वाली आपका क्या हो जाएगी साथियों, गलत बात हो जाएगा ना। सौर सैनी अपभ्रंश से इसका क्या नहीं हुआ, उदय नहीं हुआ। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारतीय स्थलीय सीमा की यानी कि भारत जो है, ये भारत जो देश है साथियों, ये जो भारत देश आप जानते हो ना, ये जो भारत देश आप जिसको जानते हो, इसकी ये जो बाहरी सीमा जो है दीवार है, इस दीवार की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे से जानते होंगे स्थलीय सीमा की, यानी जलीय सीमा की नहीं पूछा जा रहा है साथियों। जलीय सीमा अर्थात ये वाला
वाला जो भारत है इसकी सीमा को छोड़ना है, यानी कि ऊपर वाली जो टोपी है ना, ये जो टोपी है साथियों, ये वाली टोपी, इस टोपी की आपसे पूछा जा रहा है लंबाई जो है कितनी है, तो आप अच्छे से जानते होंगे साथियों 15,200 किलोमीटर जो है ये आपकी स्थलीय सीमा की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। 7516.6 जो है साथियों, ये आपके टोटल जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई हो जाती है, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश, साथियों बांग्लादेश कहाँ पर पड़ता है? तो बांग्लादेश साथियों आपके ये वाला जो चिकन नेक वाला राज्य है, यहाँ पर ये जो चिकन नेक है, इस चिकन नेक के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका कौन सा, ये बांग्लादेश है। इधर वाला क्षेत्र ये क्या है, बांग्लादेश है। साथियों बांग्लादेश यानी कभी क्या कहलाता था, ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर साथियों मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो साथियों यहाँ पर जो सीमा नहीं बनाने वाला है वह आपका कौन सा होने वाला है, वह तो साथियों अरुणाचल प्रदेश होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हो साथियों, यहाँ पर जो चिकन नेक है, ये जो चिकन नेक वाले ये जो राज्य हैं भारत के, यहाँ पर साथियों अरुण सपेरा मेरा दोस्त है, अरुणाचल प्रदेश, सपेरा यानी नागालैंड। और साथियों सपेरा नाग किस लिए पकड़ता है साथियों? अरे सपेरा नाग इसलिए पकड़ता है कि क्या मिल जाए, मणि मिल जाए अर्थात मणिपुर, और मणि मिल जाए तो साथियों क्या जाए, मजा आ जाए, क्या जाए, मजा आ जाए अर्थात मिजोरम, और मजा आ जाए कितनी मणि मिले, तो 3 मणि अर्थात यहाँ पर साथियों त्रिपुरा और फिर साथियों यहाँ पर असम। समझ गए होंगे ना। तो ये वाले जो है साथियों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर रहता है, तो सीमा किसकी नहीं लगेगी साथियों, अरुणाचल प्रदेश की आपकी सीमा नहीं लगेगी साथियों, अरुणाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगेगी। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? साथियों अलकनंदा यहाँ से आती है, यहाँ से भागीरथी आती है, और जिस स्थान पर संगम होता है उस स्थान के बाद साथियों क्या बन जाती है, गे से गंगा बन जाती है। साथियों क्या बन जाती है, ये से गंगा बन जाती है, अर्थात भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनी गंगा। और गंगा साथियों आप जानते हो भगवान शिव की जटा में विराजमान है, और गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य भागीरथ ने किया था, और गंगा के वेग को कंट्रोल भगवान शिव करते हैं, आप जानते होंगे अच्छे से। तो साथियों किस स्थान पर मिलती है, तो ये साथियों देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड में, यूके में आपके ये संगम होता है, बिल्कुल ध्यान रखना। साथियों भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल, हॉट स्पॉट स्थल कौन से हैं? भारत में साथियों हॉट स्पॉट क्षेत्र की बात करें तो ये सीटी ग्रेजुएशन लेवल में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया साथियों, है जैसा का जैसा डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। बिल्कुल साथियों सीधा का सीधा प्रश्न यहाँ से उठाया गया था कि भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल या हॉट स्पॉट कौन से हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय या पश्चिमी भारत। तो आप अच्छे से जान रहे होंगे साथियों 2 और 3 नंबर जो दे रखा है, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जो है ये आपकी जैव विविधता का हॉट स्पॉट केंद्र है। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम क्या हो जाएगा साथियों, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न की अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 कथन आपके सामने हैं, इन पर विचार कीजिए। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, इसकी तुलना अपलायंसियन पर्वत यानी अमेरिका से की जाती है, और ये राज्य के लगभग 9% भाग पर फैली पर्वतमाला है, और उत्तरी पूर्वी अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ शिखर है। तो आप अच्छे से यहाँ समझे होंगे। यहाँ देखो नेक्स्ट बात करता हूँ, इसी के 4 ऑप्शन है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। साथियों 4 कथन आपने पढ़े, उनमें से कौन कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो आपके साथियों 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका क्या होने वाला साथियों, उपयुक्त सभी जो चारों कथन है वो सत्य हैं। बिल्कुल ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि आम, शीशम, सागवान, जामुन आदि के वृक्ष, आम, शीशम, सागवान, जामुन आदि के वृक्ष राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो साथियों आप समझ रहे होंगे आम, शीशम, सागवान, जामुन आदि के वृक्ष जो है ये तो साथियों आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की क्या है, विशेषता है। ऑप्शन ए एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ कि राजस्थान के किस जिले में बीहेड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है? बीहेड़ का मतलब साथियों कटी फटी उबड़ खाबड़ जो जमीन है उसका सर्वाधिक विस्तार, और बीहेड़ भूमि साथियों चंबल के बीहेड़ आपको याद होंगे। हाँ चंबल के बीहेड़ साथियों डाकुओं की नगरी, डाकुओं का जाल, डाकुओं का संसार, जिसे चंबल के बीहेड़ याद है ना आपको? हाँ बिल्कुल, देखो आप कमेंट करके बताना चंबल का सबसे खूंखार डाकू कौन था? अरे याद है आपको चंबल का खूंखार डाकू? बिल्कुल आप बताना, देखिए कौन कौन बता सकते हो ना। बिल्कुल साथियों ये रहा साथियों राजस्थान के किस जिले में बीहेड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है? तो बीहड़ भूमि, करौली, धौलपुर, टोंक, झुंझुनू की बात करें तो निश्चित रूप से साथियों धौलपुर जो है बी में, यानी कि आपके धौलपुर में सर्वाधिक बीहेड़ भूमि है।
राजस्थान की किस नदी का उद्गम शेर गांव की पहाड़ियों से होता है? सुखड़ी, बनास, खारी, बांडी। तो राजस्थान की किस नदी का उद्गम शेर गांव की पहाड़ी से होता है? तो साथियों ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। शेर गांव की पहाड़ी की बात करें तो ये आपकी शेर गांव की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों निम्नलिखित कौन सा युगम जो है सुमेलित नहीं है? यानी कि 4 युगम दे रखे हैं, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? अरावली वृक्षारोपण योजना 1992, वानिकी विकास कार्यक्रम 2002 और राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना 2003-4 और मरुक प्रसार रोकथाम कार्यक्रम 1999-2000 की बात हो रही है। तो कौन सा युगम सुमेलित नहीं है साथियों? कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो आप समझ रहे होंगे साथियों, वानिकी विकास कार्यक्रम जो है ये 2002 वाला ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये वानिकी विकास कार्यक्रम आपको पता है 2011 के आसपास की जो बातें हैं यहाँ पर हो रही है। तो बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस राष्ट्रीय उद्यान में कोटा, बूंदी जिलों के कुछ क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 759.99 वर्ग किलोमीटर है। सन 2013 में इसे राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया और इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 156.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दर्रा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो साथियों आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आप 100% मैं आपको बता सकता हूं कि ऑप्शन ए जो है आपको ये आपके क्षेत्र जो है ये आपके शामिल नहीं है, कोटा बूंदी क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में कोटा बूंदी जिले के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, यानी कि सही नहीं है। तो ये ऑप्शन ए जो है आपका साथियों यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखना, ऑप्शन ए यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल सही और सटीक आंसर होने वाला है भाई। बिल्कुल साथियों ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन, जसवंत पशु मेला भरतपुर का प्रसिद्ध मेला है। इसमें हरियाणवी गौवंश का सर्वाधिक खरीद बिक्री होती है, सर्वाधिक खरीद बिक्री होती है। बिल्कुल साथियों जसवंत पशु मेला भरतपुर जिले में। और साथियों श्री मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी के किनारे बढ़ता है। वीर तेजाजी पशु मेला नागौर के पर्वतसर में बढ़ता है। इस मेले में नागौरी गौवंश की सर्वाधिक खरीद बिक्री होती है और उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो साथियों निश्चित रूप से यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ये बिल्कुल एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोडीजल की स्थापना कहाँ की गई थी? जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। तो बिल्कुल आप अच्छे से इस बात को भी ध्यान रखना कि उदयपुर में एक लिंग जी, ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले जिले के युगम की पहचान कीजिए। तो आपकी सर्वाधिक साथियों साक्षरता वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आप जानते होंगे साथियों साक्षरता सिटी के नाम से आपकी कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सर्वाधिक साक्षर जिला तो जिला कोटा है और न्यूनतम की बात करें जालोर का साथियों। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों बिल्कुल अच्छे से आप इस बात को ध्यान रखें और अपने दिमाग में इस बात को क्या कर ले, फिट कर ले। और एक बात विशेष बता दूं कि सीटी 10+2 लेवल में जो भी प्रश्न आने वाले हैं यहीं से आने वाले हैं, बिल्कुल यहीं से आने वाले हैं। और आप निश्चित कर लेना, अपने दिमाग में इस बात को फिट कर लेना कि जितने भी बच्चे इस पेपर को देख रहे हैं अपने दिमाग में एकदम फुल्ली सेव करके जाएं। निश्चित रूप से यहाँ से पेपर आपको फंसेगा, यहाँ से देखने को प्रश्न आपको मिलेंगे, जैसा कि हमने ग्रेजुएशन लेवल में आपको कराया और उस ग्रेजुएशन लेवल में भी एकदम दे धनाधन प्रश्न जो हमने करवाए वही प्रश्न आए। तो फिर से आपके बीच ये प्रश्नोत्तरी चल रही है, तो आप एक बार देखना ना भूले, अंत तक लगातार बने रहे। हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। हाँ, राजस्थान में पर्यटन उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य में पर्यटन उद्योग के विस्तार की प्रबल संभावना है। राज्य में पर्यटन उद्योग की प्रबल संभावनाएं बिल्कुल सही है ये बात तो। और राज्य में पर्यटन से जुड़ी विभिन्न संस्थाएं राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान के अधीन कार्यरत है। ये बात गलत है भाई, ये बात गलत हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। इसके अलावा देखो तीसरा कथन और देखते हैं क्या कह रहा है। देखो तीसरा कथन साथियों, तीसरा कथन क्या कह रहा है यहाँ पर? तीसरा कथन कह रहा है कि पर्यटन विभाग के पर्यटन स्वागत सूचना केंद्र कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई में कार्यरत है। बिल्कुल ये बात सही है। राजस्थान में पर्यटन के विकास हेतु वर्ष 1956 में पर्यटन विभाग का एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यरत है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी भी भाई सही है। तो बिल्कुल गलत कौन सा हो गया? तो साथियों ऑप्शन जो मैंने आपको बताया बी वह आपका गलत हो गया।
राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति ग्रासिया है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ग्रासियों के जन जीवन से संबंधित नहीं है। ग्रासिया जनजाति को वस्त्रों पर कसीदाकारी बहुत पसंद है साथियों, और इनके त्योहारों का आरंभ आका तीज से होता है साथियों। वैसे त्योहारों का प्रारंभ जो होता है तीज त्योहार, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर आपने सुना है ना साथियों। श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी तीज जिसकी सवारी जिला जयपुर की प्रसिद्ध है, वहां से साथियों आपके त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। और साथियों गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन साथियों गणगौर की पूजा के साथ ही त्योहारों की समाप्ति मानी जाती है। लेकिन साथियों यहाँ पर बता रहा है कि बताओ ग्रासियों का जो त्योहार है साथियों आखा तीज से शुरुआत होता है। आखा तीज अर्थात साथियों वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे राजस्थान में अबुझ सावा कहा जाता है, और इस दिन राजस्थान का छोटा मोटा नन्ना मुन्ना सारा टबरी अपनी जब है बिया। तो राजस्थान में सदारी एक रीत आईडी है चालूड़ी कि 21 रो छोरो और 18 री छोरी जद बंदे ब्यारी डोरी। लेकिन साथियों आजकल 21 रो छोरो और 21 री छोरी बातें चलन लग रही है। और साथियों आखा तीज वाले दिन कोई 21 देखे कोई 18 देखे, चाहे 5 रोवे चाहे 4 रोवे चाहे 13 रोवे चाहे 12 रोवे, डोरो बांध दे काम कर दे, ठीक है कोई बात नहीं। साथियों नेक्स्ट है ग्रासीय समाज में पैतृक मृतक की याद में बनाया जाने वाला स्मारक सोहरी कहलाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी साथियों, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है आपका सही और सटीक आंसर। ग्रासीय जो है मोर पक्षी को अपना आदर्श मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं साथियों, ऑप्शन सी उत्तर होने वाला है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है साथियों। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम महत्वपूर्ण निर्णय लेना, शक्तिशाली दमनकारी शासन, नागरिकों के प्रति जवाबदेही और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे, अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे साथियों। जो भी है यहाँ पर जो है नागरिकों के प्रति जवाबदेही जो है यह साथियों लोकतंत्र के सबसे बुनियादी परिणाम है। बिल्कुल साथियों बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि नागरिकों के प्रति जो जवाबदेही है यही तो साथियों लोकतंत्र के सबसे बुनियादी परिणाम है। बिल्कुल आप अच्छे समझ गए होंगे। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के जोड़ा गया। साथियों आपको मैंने कितनी बार बता दिया, कल भी पिछले वाले पेपर में मैंने आपको बताया था, पिछले वाले पेपर में बताया था कि भारत के संविधान की उद्देशिका जो है, उद्देशिका अर्थात साथियों प्रस्तावना की बात करें, इसमें अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है और वह भी साथियों 42वां संविधान संशोधन हुआ है। और साथियों कब हुआ है तो 1976 की बात करूं तो 1976 में एक बार उद्देशिका में अर्थात प्रस्तावना में संशोधन हुआ और उसके तहत ही साथियों 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ये जो आपकी बात करें तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये 42वां संविधान संशोधन के जोड़ा गया, अर्थात साथियों ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं प्रश्न जिससे कि आपको क्लियर दिख जाए, हाँ कोई समस्या ना आए, कोई शिकायत आपकी ना रहे। साथियों क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 29, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 18, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 26। तो साथियों यहाँ पर निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए कि साथियों यहाँ पर ध्यान रखना। देखो उपाधियों का अंत की बात करें तो उपाधियों का अंत जो है साथियों, उपाधियों का अंत की बात करूँ तो उपाधियों का अंत तो साथियों आपको कहाँ पर हुआ है, ये तो आपके अनुच्छेद 18 में हुआ। उपाधियों का अंत तो कहाँ पर हुआ साथियों, अनुच्छेद 18 में हुआ है। बिल्कुल अनुच्छेद 18 में जो है आपकी उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत साथियों धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 26 में है। बिल्कुल धार्मिक मामलों के प्रबंधन की क्षमता जो है अनुच्छेद 26 में। साथियों अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 19 में। भाषा धर्म अल्पसंख्यक यानी साथियों जाति धर्म की रक्षा की बात हो रही है। धार्मिक मामलों की बात करें, जातियों की बात करें तो अनुसूचित जातियों के लिए अनुच्छेद 29 है साथियों। और सबकी बात करें साथियों यहाँ पर है शिक्षा का अधिकार, तो ये 21 के में है। अर्थात साथियों इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है आपका एकदम क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका एकदम सी और सटीक आंसर निकल रहा है। ये रहा साथियों नेक्स्ट एक और बहुत प्यारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया है जो गरीब या किसी और कारण से वकील नहीं रख पा रहे हैं। यानी कि साथियों गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख पाते हैं तो वह भारतीय सरकार जो है उनको वकील उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व जो है राज्य को सौंपा है। तो ये कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है तो आप अच्छे से जान पा रहे होंगे, बिल्कुल जानते होंगे साथियों। अनुच्छेद 39A जो है ये आपको वकील उपलब्ध करवाने की जो है ये राज्य सरकार जो है आपको अनुमति दे रहा है। बिल्कुल साथियों भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था तो ये बात भी बहुत प्यारी बहुत अच्छी बात है साथियों कि मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर भारतीय जो संविधान है इसमें जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य साथियों स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति या अयंकर समिति या अशोक मेहता समिति। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल साथियों स्वर्ण सिंह समिति जो है इस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही और सटीक होने वाला है। इससे समिति की सलाह पर ही मूल कर्तव्यों को आपके भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में हाजिर कि निम्न कथनों पर विचार
कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुलिस प्रशासन गृह विभाग का एक अंग है और पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है। जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस अधिकारी की होती है और राजस्थान सशस्त्र दल का गठन जो है वर्ष 1950 में हुआ। तो इन कथनों का साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सही उत्तर यानी कि कूट का चयन कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो साथियों कूट आपके बीच में ये रहा, कूट आपके बीच में ये रहा कि केवल 1 पे 2 सही है, केवल 1 पे 3 सही है, केवल 1 2 व 4 सही है, केवल 1 3 व 4 सही है। तो आप साथियों यहाँ से एकदम निश्चित रूप से सही और सटीक उत्तर निकाल सकते हैं। साथियों 1 2 और 4 आपके क्या यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही और सटीक है, क्योंकि देखो साथियों 1 2 और 4 आपके है क्या, 1 2 और 4 में देखो साथियों, एक पुलिस प्रशासन गृह विभाग का एक अंग होता है, पुलिस राज्य सूची का विषय है और राजस्थान सशस्त्र दल का 1950 में क्या गठन हुआ, जबकि ये बीच में पुलिस सेवा जो अधिकारी होता है ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस अधिकारी की होती है। तो ये बात गलत हो गई है, बिल्कुल ये बात साथियों आपकी क्या हो चुकी है, यहाँ पर गलत है हो चुकी है। तो साथियों यहाँ पर आपका उत्तर मैंने बता दिया है, बिल्कुल आपका उत्तर मैंने आपको बता दिया है। तो 1 2 व 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, ये रहा आपके बीच में बहुत ही प्यारा प्रश्न है, फिर से साथियों कूट का सम्मिलित करने वाला ये प्रश्न है। पॉलिटी में साथियों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल साथियों ऐसे ही प्रश्न आपको देखना सीधे डायरेक्ट में छपने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटी में साथियों जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो कूट में ही प्रश्न पूछे जाएंगे और कूट के प्रश्न साथियों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्या कह रहे हैं, श्रीमती यशोदा देवी जो है राजस्थान विधानसभा के लिए चुनी गई पहली महिला विधायक थी। राज्य की 160 सदस्यीय विधानसभा के लिए आम चुनाव वर्ष 1952 में संपन्न हुए। राज्य की द्वितीय विधानसभा के लिए चुनाव के दौरान धारा सभा का गठन किया गया और लाल सिंह सख्तावत राज्य की प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो साथियों 47 की बात करें तो यहाँ पर साथियों बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पर भी 1 2 व 4 आपकी बात सही है। 3 नंबर बात जो है राज्य की द्वितीय विधानसभा के चुनाव के दौरान धारा सभा का गठन किया गया था, ये बात यहाँ पर गलत है, ये बात सत्य नहीं है। तो बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहे हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि राज्य में जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे। यानी कि राजस्थान में कहते हैं साथियों 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, उसमें अंतिम बार जब आपके क्या लगा, राष्ट्रपति शासन लगा, उसमें राज्य का राज्यपाल कौन था। तो साथियों वसंतराव पाटिल, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय व एम चन्ना रेड्डी। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे साथियों, एम चन्ना रेड्डी जो है एम चन्ना रेड्डी जो है साथियों आपके ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट आपके सामने एक और बहुत प्यारा प्रश्न, कथन और कारण का एक प्रश्न आ चुका आपके बीच में हाजिर। साथियों क्या कह रहा है, एक तरफ एक कथन दे रखा है, दूसरी तरफ क्या दे रखा है, कारण दे रखा है कि राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत कर अपना पद त्याग सकता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और तथा आर कथन ए का सही कारण है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है किंतु आर कथन ए का सही कारण नहीं है। कथन ए सही है किंतु कारण आर सही नहीं है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो साथियों निश्चित रूप से ध्यान रखना, यहाँ पर जो है किंतु कथन एक सही है किंतु कारण आर जो सही नहीं है साथियों, बिल्कुल ध्यान रखना। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि न्यायिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर कौन सा न्यायालय होता है, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, म्युनिसिपल न्यायालय और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यायिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर का जो कौन सा न्यायालय होता है साथियों, तो ये निचले स्तर का न्यायालय जो होता है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, म्युनिसिप न्यायालय जो है ये आपके सबसे निचले स्तर का न्यायालय होता है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 संपूर्ण राज्य में कब से प्रभावी हुआ साथियों, बिल्कुल पूछा जा रहा है कब से प्रभावी हुआ। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 संपूर्ण राज्य में कब से प्रभावी हुआ है, क्या 15 अक्टूबर 2009 से, 15 सितंबर 2009 से, 15 अप्रैल 2009 से, 15 अगस्त 2009 से। तो आप निश्चित रूप से साथियों यहाँ पर पता रखना, निश्चित रूप से पता रखना कि कब से, तो 15 सितंबर 2009 से आपके प्रभावी हुआ। ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में दल, समितियाँ और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है साथियों, पूछा जा रहा है। पंचायती राज वित्त पर अध्ययन दल के संस्थानम है और पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति के अध्यक्ष जो है वे आपके अशोक मेहता जी है। पंचायतों के प्रशासन एवं वित्तीय मामलों के लिए समिति जो है उसके गिरधारी लाल व्यास है। पंचायती राज संस्थाओं की बजट एवं लेखा प्रक्रिया
के अध्ययन के दल के जो आपके नेता है वे एम रामा कृष्णैया है। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे साथियों इस प्रश्न का उत्तर जो है साथियों ऑप्शन बी होने वाला है। ये जो आपके पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति जो अशोक मेहतावाल जो है ये आपकी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी था सुमेलित कौन, बाकी सारा एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगी। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि जिस प्रकार सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है उसी प्रकार प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष कौन होता है। जिस प्रकार सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है उसी प्रकार प्रत्येक विभाग का कौन अध्यक्ष होता है। विशिष्ट सचिव, शासन सचिव, अपर सचिव, अनुभाग अधिकारी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना साथियों, शासन सचिव जो है वह आपके क्या होता है, ये आपके अन्य प्रत्येक विभाग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन बी जो है आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही गजब का प्रश्न है आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है साथियों ये प्रश्न, कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। राष्ट्रपति एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे और गृह विभाग के मंत्री किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर बताओ देखिए 54 की बात करें तो 54 में कौन सा उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों 54 में जो उत्तर है आपका राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा है कि राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी। 16 मार्च 2001, 17 फरवरी 1997, 17 जनवरी 1998, 18 जनवरी 1999। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे साथियों। बिल्कुल साथियों कब की, तो 18 जनवरी 1999, 18 जनवरी 1999 जो ऑप्शन डी है आपका क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत राजस्थान सरकार के किस बजट में की गई है। बिल्कुल साथियों जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है किस बजट में की गई है, तो बिल्कुल आप जानते होंगे साथियों 2019-20 के बजट में जो इसकी शुरुआत की गई है, अर्थात ऑप्शन ए जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों ये रहा नेक्स्ट एक और बहुत प्यारा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि आपकी सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट के शोध केंद्र है और सूची सेकंड में जिले हैं, कौन सा शोध केंद्र किस जिले में, और आपको सही सुमेलित करके बताना है। भेड़ अनुसंधान केंद्र, घोड़ा अनुसंधान केंद्र, धनिया अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इस प्रकार आपको मिलान करना है और मिलान करके ही आपको क्या करना है, सही और सटीक उत्तर का जो आंसर देना है। साथियों भेड़ अनुसंधान केंद्र टोंक में ही है, बिल्कुल ध्यान रखना। जबकि साथियों घोड़ा अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, बिल्कुल बीकानेर में है, और धनिया अनुसंधान केंद्र अजमेर में है, और राष्ट्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। अर्थात साथियों ऑप्शन ए जो है आपका क्या होने वाला है, 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया साथियों, एकदम सही और सटीक आंसर हो गया। साथियों रिको द्वारा किस स्थान पर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना की गई है। रिको द्वारा किस स्थान पर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना की गई है, तो साथियों जहाजनगर बिलवाड़ा में, बिलाड़ा जोधपुर में, और साथियों पूछा जाए कि बोरनाडा तो जोधपुर में है, या त्यूरी। तो जल्दी बता दो कि इसका उत्तर कौन कौन बताने वाला है, सही और सटीक उत्तर कौन कौन बताने वाला है। तो साथियों इसका सही और सटीक उत्तर जो होने वाला है वह क्या है, वह त्यूरी है साथियों, क्या है, तीवरी है, ठीक है ना। बिल्कुल साथियों त्यूरी जो है आपको सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना जो है साथियों कब की गई, 2016, 2017, 2012 या 2013। तो आप अच्छे से जानते हो साथियों ये जो स्थापना है 2016 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका एकदम क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए थे। बताओ देख 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए थे, कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए साथियों कि ये लगभग 33 लाख जो लोग हैं इनको आप बेरोजगार का है। अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो है आपको क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर है होने वाला है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, देखो ये रहा आपके बीच में नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा आपके बीच में हाजिर।
कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की जब भी बात करें तो साथियों उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है 1 जुलाई 2020 को आपको शुरू किया गया था। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों राजस्थान एमएसएमई एक्ट की बात करें, एमएसईएम एक्ट की बात करें, एमएसएमई एक्ट की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो ये जो राजस्थान सरकार द्वारा कब लाया गया था, क्या जुलाई 2019 में, जुलाई 2018 में, जुलाई 2020 में, जुलाई 2021 में। तो साथियों बिल्कुल ध्यान रखना, आप अच्छे से गांठ बांध कर याद रखना कि जुलाई 2019 में, अर्थात साथियों एमएसई जो एमएसएमई है यानी कि मीडियम स्मॉल, ये जो आपकी इंटरप्राइज जो है इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये आपके जो है जुलाई 2019 यानी कि ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की बात करें तो ये साथियों आपको पता है कि कोरोना काल में ये कई सारी योजनाएं आपकी आई थी और इसी के तहत साथियों 13 दिसंबर 2019 को आपकी कौन सी, तो ये 13 दिसंबर 2019 को लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है आपकी शुरू की गई थी। साथियों राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ की स्थापना जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है। साथियों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो ध्यान रखना 1972 में, 1977 में, 1981 में या 1992 की बात करें तो साथियों बिल्कुल ध्यान रखना, आप अच्छे से इस बात को गांठ बांध कर याद कर लेना कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना जो है ये आपकी ध्यान रखना ऑप्शन बी यानी कि 1977 में आपकी इसकी स्थापना की गई थी। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, 65 का ये प्रश्न आ चुका है आपके बीच में कि राज्य के ग्रामीणों को अल्पकालीन सहकारी साख उपलब्ध कराने के लिए संस्था का गठन 1953 में किया गया था। यानी कि संस्था का गठन किया गया था अल्पकारी यानी कि अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए जो ऋण है उपलब्ध करवाने के लिए, जो साख उपलब्ध करवाने के लिए जो है संस्था का गठन 1953 किया गया। कौन सी संस्था है? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर, राजफेड या कॉनफेड। तो साथियों बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखना कि यहाँ पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जो जयपुर है, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों बिल्कुल नेक्स्ट ये रहा 66 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना दिव्यांगों के लिए नहीं है। तो साथियों दिव्यांगों के लिए आपके नहीं है, यह योजना आपसे पूछा जा रहा है आस्था योजना, समावेशी शिक्षा योजना या पोलियो सुधार शिविर योजना या रश्मि योजना। तो आप बिल्कुल साथियों विशेष रूप से गांठ बांध कर याद रखना कि यह जो आपकी आस्था योजना है ये आपकी किसके लिए नहीं है, दिव्यांगों के लिए नहीं है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना का एक घटक नहीं है। समावेशी शिक्षा योजना का एक घटक नहीं है। अधिक मुद्रित पुस्तकों की व्यवस्था या मूल्यांकन शिविर आयोजित करना या पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था करना, जागरूकता के लिए चल वाहन या मोबाइल वैन की व्यवस्था करना। तो यह समावेशी शिक्षा योजना का एक यानी दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना का एक घटक नहीं है। तो आप विशेष रूप से साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है जागरूकता के लिए चल वाहन, यह जो है आपके ऑप्शन डी है, इसका आपके इसमें क्या है, कोई घटक है नहीं है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में कि राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है। बिल्कुल साथियों बिल्कुल ध्यान रखना, संस्कृति विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, देव स्थान विभाग, परिवहन विभाग। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना साथियों 68 नंबर का प्रश्न जो है देव स्थान विभाग जो है ऑप्शन सी जो है आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, राजस्थान की भावी संपन्नता एवं विकास हेतु किस थर्मल पावर स्टेशन को विकास का स्तंभ माना जा सकता है। सतपुड़ा थर्मल परियोजना, कोटा थर्मल पावर सेंटर, सिंगरौली थर्मल परियोजना, राजस्थान अणु शक्ति केंद्र की बात करें तो साथियों बिल्कुल आप विशेष रूप से ध्यान रखना 69 के यहाँ पर कोटा थर्मल जो पावर सेंटर है साथियों इसकी बात करें तो ये राजस्थान की भावी संपन्नता विकास हेतु थर्मल स्टेशन को विकास के स्तंभ के रूप में माना जा सकता है, कोटा थर्मल पावर सेंटर। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मथानिया सोलर पावर सोलर लिमिटेड मुंबई, गोरीर सोलर फोटो वोल्टेइल अक्षय ऊर्जा निगम, खींवसर सोलर एनर्जी प्लांट, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट, मैसर्स सनसोर्स इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद। तो साथियों यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछा है, तो सुमेलित नहीं है में तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका कौन सा हो जाएगा, मथानिया सोलर पावर। ये साथियों मुंबई में नहीं है, ये राजस्थान की बात हो रही है। तो साथियों गर्भपात को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है, यानी गर्भपात को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन जो आपसे पूछा जा रहा है। तो गर्भपात को रोकने वाला जो हार्मोन है साथियों बिल्कुल आप अच्छे से जानते हो, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये आपकी भावुकता जो है आपकी बढ़ाता है, यानी कि महिलाओं में जो क्षमताएं हैं उसको विकसित करने के लिए आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो बिल्कुल इसको ये गर्भपात रोकने वाला हार्मोन ये कहलाता है। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर
क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न साथियों, बिल्कुल बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि खनिज, निम्न खनिजों एवं उसके उपयोग को सम्मिलित कीजिए, यानी कौन कौन सा खनिज है और इनके उपयोगों को सम्मिलित करना है आपको। तो साथियों आपके सामने प्रश्न आपको दिख रहा है, पूरा मैंने जूम कर दिया है। कार्टेज कार्टेज ये पोर्सिलिन बनाने में, फेल्डस्पार खाद्य परीक्षण में, सेंधा नमक, टेल्कम पाउडर और सेल खड़ी और रेडियो व घड़ी निर्माण में। तो साथियों आपके सामने ये कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं और सम्मिलित आपको करके बताना है। तो बिल्कुल साथियों आप समझ रहे होंगे अच्छे से कि कार्टेज की जब भी बात करेंगे साथियों, तो कार्टेज यानी कि कार्टेज किस लिए, तो ये रेडियो व घड़ी निर्माण में आपके काम आने वाला है। और साथियों फेल्डस्पार की बात करें तो फेल्डस्पार जो है आपके पोर्सिलिन बनाने में काम आएगा। सेंधा नमक जो है सेंधा नमक, ये सेंधा नमक किस काम आता है, तो सेंधा नमक साथियों आपको किस काम आएगा, खाद्य परीक्षण में आपके काम आएगा। और सेल खड़ी जो है टेल्कम पाउडर बनाने में। अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो है इस प्रकार आपका क्या होने वाला है, डी ऑप्शन एकदम सही और सटीक आंसर आपका होने वाला है। साथियों एल्काइन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या है, एल्काइन श्रेणी के यौगिकों सामान्य सूत्र की बात कर रहा हूँ तो CnH20, और बात करें यहाँ पर साथियों CnH2N2 और CnH2N+1। तो साथियों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है एल्काइन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र अगर जब भी पूछा जाए तो आप ध्यान रखना साथियों CnH2N की आपकी बात करें तो ये आपका उत्तर जो है सही और सटीक होने वाला है। ऑप्शन बी जो है आपका सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है मलेरिया और काला आजार किससे कहा जाता है, किससे होता है, यानी मलेरिया और काला आजार जो रोग है वो किससे होता है, विषाणु या वायरस से, जीवाणु या बैक्टीरिया से, कवक से या साथियों प्रोटोजोआ से। तो आप अच्छे से विशेष रूप से एकदम ध्यान रखना साथियों, ये प्रोटोजोआ है यानी परजीवगण जो है इसकी वजह से क्या होता है मलेरिया और काला आजार रोग होता है। साथियों केलों का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि केलों का रंग भूरा होने का जो प्रमुख कारण बताया साथियों, वह प्रमुख कारण क्या है, तो आप अच्छे से ध्यान रखना केलों का रंग भूरा होने का जो कारण है साथियों वह है केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए आपका क्या हो जाता है भूरा हो जाता है। अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या जो होती है वह कितनी होती है, तो साथियों आप अच्छे से जानते होंगे मनुष्यों में आमतौर पर जो गुणसूत्रों की संख्या, जो जोड़ों की संख्या की बात करें कितनी होती है, तो आप अच्छे से विशेष रूप से जानते हो कि 22 जोड़े इसमें आपके जो होते हैं, यानी टोटल 44 जो है आपके क्या होते हैं गुणसूत्र होते हैं। अर्थात साथियों आपके 22 तो जोड़े हो गए और गुणसूत्रों की बात करें कितने हो गए, आपके 44 हो चुके हैं। अर्थात ये रहा आपका ऑप्शन बी सही और सटीक आंसर। साथियों निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, तो देखो साथियों साइंस का ज़्यादा नॉलेज तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा उत्तर बता सकता हूँ कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वह कौन सी है। तो आप अपने माइंड में अपना उत्तर सेट कर लेंगे और फिर आप अपने उत्तर की परीक्षण कर लेंगे कि क्या आपने जो उत्तर किया है क्या वो सही और सटीक आंसर है क्या, क्योंकि मैं आपको क्या करवा रहा हूँ साथियों 150 प्रश्नों के जो मॉडल पेपर आपको पूरा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो सारी चीज़ें तो देखो एक आदमी कभी भी सारी चीज़ें परफेक्ट तो नहीं हो सकता। हाँ जीके जो है मेरा एकदम बढ़िया सब्जेक्ट है, तो जीके मैं आपको अच्छे से करवा देता हूँ, बाकी आपको उत्तर में सारी चीज़ें को बता रहा हूँ। और बिल्कुल निश्चित रूप से आप गांठ बांध लेना सर साथियों, बिल्कुल यहाँ से जो प्रश्न है साथियों 10+2 में डायरेक्ट रूप से छपने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को ही क्या कर लें रट लें, बार बार पढ़ लें, जिससे कि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए। तो साथियों रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, तो यहाँ पर मैं आपको उत्तर बता सकता हूँ कि रेडॉक्स अभिक्रिया साथियों SnCl2 + 2FeCl3 SnCl4 + 2FeCl2 जो है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या है एक उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है आपका क्या होने वाला सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि जीव द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीव द्रव्य में जो उपस्थित प्रोटीन होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसका कारण क्या साथियों क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है, इसलिए साथियों आपके महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है, वंशानुगत रोग के बारे में पूछा जा रहा है, क्या ब्रोंकाइटिस, रतौंधी, ऑस्टियोपोरोसिस और सिकल सेल एनीमिया। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि साथियों बताओ निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है, तो वंशानुगत रोग यानी कि साथियों आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे ऐसा रोग की बात हो रही है, तो साथियों ध्यान रखना सिकल सेल एनीमिया जो है ये वंशानुगत रोग है। ऑप्शन डी जो है आपका क्या होने वाला सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों वायु प्रदूषण गैस जिनसे अम्लीय वर्षा होती है, यानी अम्लीय वर्षा कौन सी वायु प्रदूषण गैसों की वजह से होती है, तो आप अच्छे से जान पा रहे होंगे साथियों कि SO2 और NO3 से वजह से आपकी क्या होती है अम्लीय वर्षा होती है। अर्थात ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट जो है खालिस्तान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, द्रव्यमान, कोणीय संवेग, ऊर्जा या रेखीय संवेग। तो साथियों बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से कि रेखीय संवेग जो है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आपके क्या करता है रॉकेट जो कार्य करता है। साथियों ये रहा नेक्स्ट आपका 82 नंबर का प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहे हैं साथियों, बिल्कुल
बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक हैं जिनमें से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन में आपका हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिकों को पूछा जा रहा है साथियों, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना होता है। तो बिल्कुल आप अच्छे से जानते हो साथियों 2:1 के अनुपात में आपको होता है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट एक और बहुत प्यारा प्रश्न आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले प्रश्न आपके बीच में हाजिर हो चुका है। क्या कह रहे हैं साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। एक तरफ आपकी सूची है और दूसरी तरफ आपकी सूची सेकंड है। तो मलेरिया, फाइलेरिया, मस्तिष्क शोध, श्वेत रक्तता, अस्थि मज्जा, मस्तिष्क पेशी, लसीबा पर्व, रक्त कोशिका। तो आपको यहाँ पर सुमेलित करना है साथियों। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है साथियों, बिल्कुल बहुत ही गजब का प्रश्न है साथियों। मलेरिया जो है वह रक्त कोशिका, बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है एकदम सही और सटीक उत्तर लग रहा है। यानी 83 में साथियों आपके जो है 83 में साथियों बी होने वाला है। क्या होने वाला है, बी ऑप्शन आपको सही और सटीक उत्तर होने वाला है साथियों। 5-4 फाइलेरिया जो है 4, लिसिबा पर्व और साथियों आपके यहाँ पर बात करें मस्तिष्क शोध की बात करें तो मस्तिष्क से संबंधित हो गया। और साथियों यहाँ पर बात करूँ आपके सामने श्वेत रक्तता तो अस्थि मज्जा की वजह से। अर्थात साथियों 3 नंबर जो पेशी है यहाँ पर फालतू में दे रखा है। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट आपके बीच में एक और बहुत प्यारा प्रश्न कि वातावरण की दशाओं और उनके परिवर्तनों का सूचक क्या है। वातावरण की दशाओं और उनके परिवर्तनों का सूचक है व्यक्ति, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी गर्त। तो साथियों आप विशेष रूप से इस बात को गांठ बांध कर ध्यान रखना कि आपकी पारिस्थितिकी गर्त जो है ये आपके वातावरण की दशाओं और परिवर्तनों का सूचक है। ऑप्शन डी आपको सही और सटीक उत्तर हो जाएगा साथियों। पुनेट स्क्वायर में क्रॉस AABB एंड AABB के साथ में कितने AABB जीनोटाइप बनेंगे। तो ये आपके साइंस का एक न्यूमेरिकल प्रश्न है जो कि आप अच्छे से आप कर लेना सॉल्यूशन। मैं आपको उत्तर बता दूं 4 जो है इसमें आपके बनने वाले हैं। तो साथियों ऑप्शन ए आपका सही और सटीक उत्तर होगा। किस दवा को ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए काम में लिया जाता है। साथियों ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है उसके इलाज में कौन सी प्रकार की दवाई का काम में लिया जाता है। क्या राइसेड्रोनेट, ट्रेमेडोल या प्रोमेथाजाइन या लेवोथायरोक्सिन। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे साथियों, बिल्कुल इसका उत्तर भी आप कर लेना। राइसेड्रोनेट की बात करें तो ये राइसेड्रोनेट जो है आपकी ऑप्शन ए जो है आपकी दवा जो है इसमें काम में ली जाएगी। बिल्कुल साथियों निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण है। यानी ओजोन परत का मुक्त होने का जो प्रमुख कारण जो है, इसके ह्रास होने का जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है। तो CFC साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप जानते होंगे जो फ्रीज वगैरह ऐसी वगैरह में आपकी सर्वाधिक आपकी रिलीज होती है। तो आप यहाँ पर साथियों बिल्कुल आप ऐसी फ्रीज को जल्दी से बंद इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसमें से क्या निकलती है साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है। ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसमें होने वाला क्या होता है साथियों, कुछ नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है खोते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन जो है आपके मुक्त होते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका क्या होने वाला है एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। पीवीसी का पूर्ण रूप जो है वो क्या है। पीवीसी साथियों पीवीसी आप पाइप का नाम लेते हो ना, हाँ पीवीसी पाइप होती है ना, उस पाइप का पूर्ण रूप क्या होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना साथियों पूर्ण रूप जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है आपका पीवीसी की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों ये रहा 90 नंबर का प्रश्न आपके बीच में हाजिर। 90 नंबर का प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि जानवरों का वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। सहजीविता, परजीविता, कॉलोनी या अनन्याश्रयवाद की बात करें तो ये आपको बताना है। बिल्कुल साथियों बिल्कुल ध्यान रखना अनन्याश्रयवाद जो है ये आपके ऑप्शन डी जो है ये आपका एकदम सही और सटीक आंसर होगा। मेंडल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है साथियों। मेंडल आपको याद है, वो मटर वाला उदाहरण आपको याद होगा। तो मेंडलीफ एक होता है साथियों, मेंडलीफ आपको याद, मेंडलीफ की आवर्त सारणी है मेंडल। तो मेंडल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है साथियों। किस लिए जाना जाता है मेंडल को, तो आप जानते हो साथियों जेनेटिक्स के जनक के रूप में आपके किसे जाना जाता है मेंडल को। मटर वाला उदाहरण याद है ना आपको वो। बिल्कुल साथियों बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए खालिस्तान तंतु का उपयोग किया जाता है। बताओ बुलेट प्रूफ जो जैकेट है जैसे आर्मी वालों के लिए जो जैकेट बनाई जाती है वो आपकी जिसमें किस प्रकार के तंतु का उपयोग किया जाता है। तो साथियों बिल्कुल ध्यान होगा आपको केवलर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों झीलों व तालाबों में फॉस्फेट व नाइट्रेट गिरने से क्या होगा। अगर झीलों और तालाबों में फॉस्फेट व नाइट्रेट गिर जाए तो उसमें होगा क्या, या बताओ क्या होने वाला है। तो झीलों में आपके इसमें तालाबों में फॉस्फेट व नाइट्रेट गिरने से क्या होगा। तो आप विशेष रूप से साथियों एकदम अच्छे से इस बात का ध्यान रखना कि आपकी यूट्रिफिकेशन की बात करें तो यूट्रिफिकेशन यानी पोषण में क्या होने वाली वृद्धि होने वाली है। बिल्कुल साथियों पोषण में वृद्धि होने वाली है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार करना है और इसका सही उत्तर देना है। सी डॉट, रोम, रैम, WAP, CPU। तो ये आपके सामने इनकी फुल फॉर्म दे रखी है। तो बताओ इनमें से कौन सी जो है
उपयुक्त में से कौन से सही है। तो साथियों बिल्कुल आप अच्छे से इसका उत्तर कर सकते हो कौन सा सही है। तो 1, 2, 4 और 5 इन 3 साथियों जो रियल एक्सेस मेमोरी जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा इसकी जगह। इसके 3 नंबर में क्या होगा साथियों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, रियल एक्सेस मेमोरी नहीं होगा। बाकी चारों आपकी क्या सही है, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि कशेरुकियों साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कशेरुकियों में रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं होती है। कशेरुकियों में रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं होती है मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स या लिम्फोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स। तो साथियों 95 में जो आपका उत्तर होने वाला है बिल्कुल साथियों मोनोसाइट्स जो है ऑप्शन ए आपका एकदम क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों अब 96 से लेके 110 तक आपके जो है प्रश्न जो चलने वाले साथियों वह आपके किसके हैं, वह बिल्कुल साथियों आपके किसके हैं, मैथ रीजनिंग के हैं। तो मैथ और रीजनिंग का जो है साथियों पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन जो है आपको कहां पर उपलब्ध हो जाएगा। आपको साथियों टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करना, टेलीग्राम पे जाना, वहां से आपको पूरी पीडीएफ जो है साथियों ये पीडीएफ जो आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। और उस पीडीएफ में साथियों साथ में आंसर की भी आपको दी हुई मिलेगी। और उस आंसर की में आपको मैथ और रीजनिंग का जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है साथियों पूरा का पूरा एकदम विधिवत रूप से आपको सॉल्यूशन वहां पर किया हुआ मिलेगा और वहां पर आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आप मैथ और रीजनिंग का पीडीएफ से सॉल्यूशन करें, उससे कि आप जांच पाएं कि आपके कितने नंबर सही होने वाले हैं। बिल्कुल साथियों मैं गारंटी दे सकता हूं 100% लिख के कह सकता हूं कि आपके CT 10+2 में इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है साथियों, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है 100%, बिल्कुल 100% दावा कर सकता हूं कि यहीं से ही प्रश्न आने वाले हैं साथियों। अब हिंदी का प्रश्न आपके बीच में है कि नदरपण में संधि है, नदरपण में कौन सी संधि है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखना साथियों, यण संधि इसमें आपकी कौन सी संधि है, यण संधि है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो उद्गम, अपितु, आमोद, द्वारपाल में साथियों आपको ध्यान रखना है कि संधि कौन से शब्द में नहीं है। तो यहां पर साथियों द्वारपाल जो शब्द इसमें कोई संधि नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों बिल्कुल जन्म लेते ही मर जाना, वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है, जन्म लेते ही मर जाना। इसके लिए साथियों आपके जो उपयुक्त शब्द होता है वह उपयुक्त शब्द कौन सा प्रयोग में लेते हैं। तो आपके ध्यान रखना आदंडपात जो शब्द है ये आपके काम में लिया जाता है। अश्व और अश्व एक तो सेव वाला एक तीसरा वाला है, इनमें आपके शब्द युगम का जो है युगम के अर्थ आपको क्या क्या बताने, इन दोनों के क्या बताने आपको अर्थ बताने हैं। तो साथियों अश्व का मतलब होता है घोड़ा और अश्व का मतलब होता है पराया, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। सर निम्न में से किस जोड़े में विलोम शब्द अशुद्ध है, यानी कौन से शब्द में अशुद्ध विलोम शब्द है। अथ, इति, स्थावर, जंगम, उन्मीलन, निमीलन और कोमल का कठोर। तो साथियों कौन सा असंगत है तो आपको यहाँ पर बताना है, बिल्कुल आपको यहाँ पर उत्तर बताना है। तो साथियों ध्यान रखना उन्मीलन आपकी निमीलन ये जो आपका है असंगत है, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों ये आपके अंग्रेजी का वर्ड दिया है, अंग्रेजी का यहाँ पर वर्ड दिया है स्पिरिचुअलिज्म की का जो अर्थ है भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, निजीवाद या पूंजीवाद। तो यहाँ पर आपको उत्तर करना है साथियों, बिल्कुल ध्यान रखना अध्यात्मवाद जो है ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। दाल भात में मुसलचंद का आशय क्या होता है साथियों, दाल भात में मुसलचंद खाना स्वादिष्ट होना, बेकार दखल देना, सम्मान देना, घर में रहना आदि में से आपका जो इसका उत्तर होने वाला साथियों ये बेकार में दखल देना आपके क्या होगा, बी ऑप्शन आपका सही और सटीक आंसर होगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है साथियों, वर्तनी शुद्ध की बात करें इनमें से एक शब्द शुद्ध है तो ये रूढ़िवादी शब्द लिखा हुआ है। रूढ़िवादी की वर्तनी जो साथियों शुद्ध रूप से आपके रूढ़िवादी शब्द को कैसे लिखा जाता है, तो ये रूढ़िवादी शब्द आपके सामने ऑप्शन डी में ये इस प्रकार लिखा जाता है। साथियों किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता, सरकारी पत्र में कौन सा घटक जो है आपके नहीं होता है। तो बिल्कुल ये भी आपको ध्यान रखना है, दिनांक जो है सरकारी पत्र के घटक में आपके नहीं होती है, बिल्कुल ध्यान रखना यहाँ पर, सॉरी दिनांक नहीं साथियों, अभिवादन जो है ये आपके सरकारी पत्रों में नहीं होता है, ऑप्शन सी जो है अभिवादन वाला घटक यहाँ पर नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान रखना यहाँ पर अभिवादन वाला घटक जो आपके नहीं होता है। बिल्कुल साथियों जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा है, तो जातिवाचक संज्ञा में रामायण, फूल, परिवार, तेल की बात करें तो ये साथियों ऑप्शन डी ध्यान रखना, जातिवाचक में ऑप्शन डी जो है परिवार जो है जातिवाचक संज्ञा का नहीं होता है। साथियों अंग्रेजी के प्रश्न है, इसके उत्तर जो है आपको पूरा आंसर की मिल जाएगा। अंग्रेजी देखो मुझे ज़्यादा आती नहीं है, हाँ कुछ प्रश्न मैं आपको रोजाना पढ़ के भी सुनाता हूँ लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे ढंग से पढ़नी भी नहीं आती है, इसलिए अंग्रेजी के प्रश्नों के उत्तर भी आप कहाँ से देख लिया करें, आप पीडीएफ में से देख लेना, वहाँ पर पूरी पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो अब अपन सीधे चलते हैं 131 नंबर प्रश्न, यहाँ पर जो कंप्यूटर के प्रश्न है इनके मैं आपको उत्तर जो है फटाफट बता देता हूँ। बिल्कुल कंप्यूटर के प्रश्नों जो साथियों मैं आपको उत्तर बता देता हूँ कंप्यूटर और करंट के, ठीक है ना साथियों। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रैम को वोलेटाइल स्टोरेज समझा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह खालिस्तान एक है। रैंड को वोलेटाइल स्टोरेज समझा जाता है, तो रैम साथियों आपको मैंने बताया कि RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें साथियों, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसके लिए जिसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर ये बता रहा है कि वोलेटाइल स्टोरेज का अर्थ क्या होता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो
आप निश्चित रूप से ध्यान रखना कि वोलेटाइल स्टोरेज का मतलब जो होता है वह होता है टेम्परेरी, यानी कुछ समय के लिए, यानी टेम्परेरी होती है। रैम आपको पता है कंप्यूटर बंद होता है तो रैम में जो डाटा सेव होता है वो आपके निकले जाता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध सिस्टम के रीस्टार्ट होने से है? जब वह पहले से ही ऑन होता है, यानी पहले से ही ऑन होता है उसको रीस्टार्ट करते हैं तो साथियों आपको पता है उसको अपन बूटिंग कहते हैं, यानी कि रीस्टार्ट की जो प्रक्रिया है उसको बूटिंग कहते हैं। लेकिन पहले से स्टार्ट होता है फिर से उसको क्या कहते हैं, रीस्टार्ट किया जाए तो उसे कोल्ड बूटिंग कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बूटिंग कहेंगे, वार्म बूटिंग कहेंगे या हाइब्रिनेशन कहेंगे। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं वार्म बूटिंग। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। एक माइक्रो कंप्यूटर जिसमें सिस्टम जिसमें सीपीयू एक सिंगल चिप पर लगा होता है जिसे कहते हैं साथियों, माइक्रो कंप्यूटर की बात हो रही है जिसमें सीपीयू जो है एक सिंगल चिप पर आपको लगा होता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर या एएलयू। एएलयू का मतलब होता है जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ए अर्थमेटिक लॉजिक के यूनिट होता है। तो आपको यहाँ पर उत्तर जो आपको चूज करना है तो बिल्कुल आप अच्छे से बताएं। तो बिल्कुल साथियों ध्यान रखना यहाँ पर जो है आपका उत्तर जो होने वाला है वह आपका उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल साथियों माइक्रो प्रोसेसर जो ऑप्शन डी आपका क्या होने वाला सही और सटीक उत्तर होने वाला है। निम्न में से एक अपसाइड डाउन माउस है, एक अपसाइड डाउन माउस है, ये कौन सा माउस है? ट्रैक व्हील, ट्रैक बोर्ड, ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट। तो साथियों ध्यान रखना अपसाइड डाउन माउस की बात करें तो अपसाइड डाउन माउस जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखना ट्रैक बॉल जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो आपका उत्तर सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों मार्केट सेगमेंटेशन का विचार आधारित है, केवल सेल्फ सिंगल प्रोडक्ट पर संपूर्ण बाजार पर प्रचार पर अधिक राशि व्यय करने पर, विभिन्न उपभोक्ता समूहों को सेगमेंट के रूप में एकीकृत करने पर। तो साथियों बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसका उत्तर जब भी आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल साथियों आप जरूर ध्यान रखना कि आपके विभिन्न उपभोक्ता समूहों को सेगमेंट के रूप में एकत्रित करने पर, अर्थात ऑप्शन डी जो है आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, एक और बहुत प्यारा प्रश्न कि ग्राइंडिंग का आशय उत्पादों को विभिन्न वर्गों में खालिस्तान करने से है, यानी कि ग्राइंडिंग का जो आशय होता है वह आपकी किससे लिया गया है? तो साथियों ये विभाजित करने से लिया गया, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक होने वाला है। साथियों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI समर्पित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। कौन सा GUI का आपके उदाहरण नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या विंडोज 10 या MOS यानी कि मेक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, यूनिक्स आपके जो है, और दोनों विकल्प ए और बी दोनों सही है। तो साथियों ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध के, यहाँ पर जो यूनिक्स है आपका ये उत्तर सी ऑप्शन एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों MS वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो आप खालिस्तान आप समझ रहे हो। नेक्स्ट आपके 4 ऑप्शन दे रखे, तो साथियों ध्यान रखना आपको यहाँ पर मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ऑप्शन सी आपको यहाँ पर सही और सटीक होगा। साथियों कंट्रोल पैनल सुविधाएं प्रदान करता है जैसे कि हार्डवेयर को जोड़ना, सॉफ्टवेयर को जोड़ना, हटाने की प्रक्रिया, दिनांक व समय बदलना या उपयुक्त सभी। तो कंट्रोल पैनल जो है साथियों वह आपकी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, अर्थात ऑप्शन डी जो है आपका क्या होने वाला है? सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों ये रहा एक और बहुत प्यारा प्रश्न आपके बीच में कि HTML बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। HTML बनाने के लिए वेब पृष्ठ का, मशीन स्तर की भाषा का, उच्च स्तर की भाषा का, वेब सर्वर का। तो HTML के लिए साथियों आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, HTML की जो है वेब पृष्ठ का आपको प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला। अब है साथियों करंट अफेयर्स का प्रश्न, बिल्कुल 10% और रोज के अगर आपने 20 में से 20 मॉडल पेपर अगर आपने पढ़ लिए तो लगभग 200 से 250 प्रश्न आपके करंट के हो जाएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है करंट का, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल प्रश्न जो है यहीं से आने वाले हैं। साथियों हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने 11 दिसंबर 2002 को शपथ ग्रहण की थी? सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिरुद्ध सिंह। तो साथियों बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से साथियों, जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ये 15वें मुख्यमंत्री के रूप में आपकी 11 दिसंबर 2022 को आपकी क्या लेते हैं? शपथ ग्रहण करते हैं। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। बिल्कुल आज अच्छे से ध्यान रखना। साथियों नेक्स्ट है पुरस्कार और नेक्स्ट है साथियों पुरस्कार और पुरस्कार प्राप्तकर्ता के असंगत युग्म को चयन कीजिए, यानी ऑर्डर ऑफ मेरिट ये आपके ब्रिटेन का है, प्रोफेसर रेवंकी रामकृष्ण है। गांधी जो मंडेला है 2019 में अवार्ड, गांधी मंडेला अवार्ड 2019 जो है ये पंचेल लामा को, और चैंपियंस ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का है जो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, और यूनेस्को मदनजीत सिंह अवार्ड जो है 2022 में प्रियंका सुलेम योंग की बात हो रही है। तो साथियों यहाँ पर जो असुमेलित है वह आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी जो है साथियों आपको क्या है? असुमेलित है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन बी जो है आपकी संगत नहीं है। बिल्कुल ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं साथियों? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 5 अक्टूबर 2022 को घोषित के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर साथियों नोबेल पुरस्कार के संबंध में जो असत्य कथन की बात करें तो यहाँ पर साथियों बिल्कुल ध्यान रखना, जो मोल्डेन ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो डेनमार्क के दूसरे वैज्ञानिक है, ये वाला कथन गलत है, बाकी सब एकदम सही और सटीक आंसर है। बिल्कुल साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि पचरंग चोला
पहर सखीरी किसकी करती है, जिसके लिए उन्हें 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा 29 दिसंबर 2022 को की गई थी। तो साथियों ये आपकी कृति किसकी है कि पच्चनंग चोला पहर सखीरी। तो ये जो आपकी पुस्तक है साथियों ये किसकी होने वाली, ये माधव हाड़ा की होने वाली। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि भारत के किस पूर्व हॉकी कप्तान और ओलंपियन को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में 23 सितंबर 2022 को चुना गया था। प्रगट सिंह को, दिलीप तिर्की को, भारत छेत्री को और आपके रणदीप जो है रमनदीप जो सिंह है इनको। तो साथियों यहाँ पर आपका जो उत्तर होने वाला है, बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है बिल्कुल एकदम सही और सटीक जो उत्तर होने वाला साथियों ये आपके दिलीप तिर्की होने वाला है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद में 22वीं शिखर बैठक 15-16 सितंबर 2022 को कहाँ आयोजित की गई थी। तो साथियों यह बैठक तो आपको अच्छे से पता है बिल्कुल कहाँ आयोजित की गई थी, समरकंद उज्बेकिस्तान में आपके आयोजित की गई थी। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है साथियों। बिल्कुल आपको ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा 8 जून 2022 को की। उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच एक दिवसीय किस देश के विरुद्ध खेला था। साथियों यहाँ पर ये मेन करंट का प्रश्न तो ये है कि संन्यास लेने की घोषणा जो है 8 जून 2022 को की थी, लेकिन पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भी पूछा जा सकता है क्योंकि यह भी करंट से संबंधित मुद्दा है। तो साथियों ये आपके आयरलैंड के खिलाफ ये पहला मैच खेला था। ऑप्शन सी जो है साथियों आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान पुलिस के प्रतिभावान अधिकारी ओम प्रकाश मिठारवाल पुलिस उपाध्यक्ष को किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। तो साथियों ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, शूटिंग में बिल्कुल शूटिंग में उत्कृष्ट आपके प्रदर्शन करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 मई 2022 को आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन किया। ये किस जिले में। साथियों आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व तो आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ और आपके बिल्कुल अभी जो आपकी CET ग्रेजुएशन लेवल का हुआ था वहाँ पर ये प्रश्न 3 बार पूछा जा चुका था, घूम कर 3 बार पूछा गया। और आमागढ़ साथियों आमेर में है और जयपुर आमेर जो है कहाँ पर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। नारगढ़ अभयारण्य के पीछे की बात हो रही है, जयपुर के पूर्वी भाग में आपके आमागढ़ की बात हो रही है जहाँ पर आपके जो आमागढ़ में आपके लेपर्ड जो सवारी है इसको प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म सम्मान समारोह में किस राजस्थानी को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अवनी लेखरा को, राजीव महर्षि को, देवेंद्र झाझड़िया को, बी व सी दोनों को। तो साथियों यहाँ पर भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बी व सी आपके ऑप्शन डी जो है आपके एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया दोनों को अवार्ड दिया गया था। तो साथियों इस प्रकार ये आपके बीच में आंसर की भी पूरी मैं साथ के साथ डाल दूंगा इस PDF के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर लेवे और इस पूरी PDF को देखो मैथ और रीजनिंग का पूरा एकदम विधिवत रूप से पूरा सॉल्यूशन आपको किया हुआ है पूरे फॉर्मूलों के साथ में और हर एक चीज़ वहाँ पर विस्तृत रूप से आपको ये दी जा चुकी है। तो बिल्कुल सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेवे। और साथियों बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब करना आपको भूलना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लाइक तो बनता है, बिल्कुल सभी साथी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।